तो भैया आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने भूगोल को। और भूगोल में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बिग बैंग सिद्धांत, तारों का निर्माण, आकाशगंगा, पृथ्वी के बारे में देखेंगे, चंद्रमा के बारे में देखेंगे और बाकी सौर मंडल देखेंगे, आंतरिक ग्रह पढ़ेंगे, बाह्य ग्रह पढ़ेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं आज हम लोग। तो बिना अपना जो फालतू समय है वो बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम ही है पृथ्वी की उत्पत्ति। और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। बस सब कोई परिकल्पनाएं किए जा रहे हैं। कभी कोई परिकल्पना आती है तो उसको सुधार किया जाता है, फिर सुधार किया जाता है, सुधार ही हो रहा है अभी तक। किसी को नहीं पता कि कहाँ से अब शुरुआत हुआ। बिग बैंग भी थ्योरी को बहुत सारे नकारात्मक पहलू सामने आते हैं इसके भी। खैर हम लोग का काम है पढ़ना, तो पढ़ते हैं हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति को। सबसे पहला जो परिकल्पना है वो आता है सन 1955 में इमैनुअल कांट के द्वारा। इमैनुअल कांट जो है वो निहारिका परिकल्पना देते हैं और इसमें हम देखते हैं कि ग्रहों का निर्माण धूल कणों और गैस के एक विशाल घूमते हुए बादल से हुआ है। सेम यही चीज आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भैया ग्रह जो बन है वो ग्रहों का निर्माण जो है वो गैसेस से हुआ है। गैसेस का मतलब कि पहले धूल कण इस तरह से आसमान में, अंतरिक्ष में इस तरह से थे दूर दूर, फिर ये थोड़ा थोड़ा पास आने लगे, पास आए, थोड़ा पास आ गए, फिर थोड़ा और पास आए तो ये जो है सॉलिड बन जाए। लो, तो इतना सारा जो गैस था वो पास आते 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 सॉलिड बन गया। और इसी तरीके से जब असंख्य बोलो तो मतलब कई हजारों करोड़ों लाखों अरबों जो कण है वो आपस में मिले तो ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कहते हैं इमैनुअल कांट सन 1755 में। उसके बाद निहारिका के सिकुड़ने से केंद्र में दबाव हुआ, ताप बढ़ा और सूर्य उत्पन्न हो गया, है ना। हमने क्या कहा कि ये पास आया, दबाव हुआ, तो दबाव होने पर इसका ताप बढ़ा, तो ताप बढ़ने पर हम देखते हैं कि सूर्य बन गया। ठीक है, ये मान लो, ये सूर्य ही को मान लो, हमारा ये सन बन गया, तो सन पर भी एग्जाम्पल काम कर गया। अभी तक हम लोग यही देखे हैं कि भैया ग्रह का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। ब्रह्मांड वगैरह के बारे में अभी हमने कुछ खास नहीं पता किया। ब्रह्मांड हम यहाँ पर देखेंगे, ऊपर अभी बस छोटी मोटी चीजें हैं। सन 1755 के बाद सन 1796 में पियरे साइमन लाप्लास ने ये अपने जो निहारिका परिकल्पना है इसी में कुछ संशोधन किया। और फिर इसके बाद संशोधन करने वाले आते हैं 1950 में आटो स्मिड और कार्ल वाइजास्कर। ये दो लोग आकर इसी जो परिकल्पना है इसमें कुछ सुधार करते हैं और ये बात हम लोग को याद रखना है। बाकी जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है कि गैस दूर दूर थे, फिर पास आए, फिर थोड़ा और पास आ गए, और यही होता है हमारा निहारिका परिकल्पना। इसी से पूरा ग्रह वगैरह बना। इसके बाद एक आता है ग्रहिका परिकल्पना। ग्रहिका ये कहता है कि ठीक है, इसको अभी हटाओ अभी के लिए। ग्रहिका ये कहता है कि सूर्य तो बन ही गया था, सन। एक छोटी सी चीज हम लोग को पता होनी चाहिए कि भैया इस संसार में जो भी दो कण हैं उन दो कणों के बीच में एक प्रकार का फोर्स लगता है, आकर्षण बल। ठीक है, वही आकर्षण बल यहाँ पर काम करता है जिसका नाम है ग्रहिका परिकल्पना। तो ग्रहिका परिकल्पना में क्या होता है, वो कहते हैं कि सूरज के पास से सूरज से थोड़ा सा आसपास का जो स्टार है, सूरज के साइज के आसपास का स्टार उसके पास से जाता है, और जब जाता है तो इन दोनों में एक प्रकार का आकर्षण होता है। आकर्षण में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में से थोड़ा सा ये जो सन है, जो एकदम लावा है, वो मतलब काफी गर्म जो है हमारा सूर्य, उसमें का कुछ पार्ट उड़कर उसकी तरफ जाने लगता है, और यही जो पार्ट है वो अंतरिक्ष में रुक जाता है, और फिर जो है आगे चल के इस तरह से ग्रह बन जाता है, और फिर यही ग्रह आगे चल के हमारा पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि ये सब बन जाते हैं। ठीक है, तो ये परिकल्पना हमारी कहती है ग्रहिका परिकल्पना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये स्टार जा रहा है, सन यहाँ पर है, आकर्षण हुआ, ये थोड़ा सा इधर आए, और ये जो है हवा में जो इसका कण है, गैसीय कण, वो हवा में चले गए, फिर वो पास पास आए और एक ग्रह बन गया। आकर्षण हुआ, ग्रह जो है वो डस्ट कण है, डस्ट कण के रूप में है, आए, पास में आए, ग्रह बन गया। ठीक है भैया, यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है कि धूल के बादल जुड़ते गए और ग्रहों का निर्माण हुआ।
ये सब बात तो हो गया। हमने दो देखा, एक निहारिका परिकल्पना, एक ग्रहिका परिकल्पना सन 1900 में आया। ये चैबरलिन और माल्टन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत। ये जो है हमारा बहुत खतरनाक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम लोग को ढंग से पढ़ना है। इस सिद्धांत में हम लोग को बताया गया है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी मतलब अभी हम यूट्यूब पर देखेंगे, बड़ा बढ़िया सा एक वीडियो है, ब्लास्ट हुआ। बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि मान लो इस तरीके का एक छोटा सा कोई पार्टिकल था यहाँ पर, वही पार्टिकल ब्लास्ट कर गया, ब्लास्ट किया और एक्सपैंड होता गया होता गया होता गया और पृथ्वी बन गया। कैसे बना आओ देखते हैं इस वीडियो में। मैं इसका वॉइस कम कर देता हूँ। चलो भैया देखते हैं इस वीडियो को। अरे भैया ये क्या हो रहा है? लो भाई, लो यार फट चुका है, विस्फोट हो चुका है गाइज। लो भैया ये रहा हमारा सूरज, खतरनाक है गाइज। लो भैया, और ये रही हमारी पृथ्वी बीच में बन गई यहाँ पे, मस्त ये समझाया गया यहाँ पे। तो भैया यही था हमारा बिग बैंग थ्योरी वगैरह। एक छोटा सा पॉइंट फटा और फटने के बाद ढेर सारे, मतलब फटने के बाद तो ऊर्जा निकली और वही ऊर्जा फिर धीरे 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 धूल कण में बदली, महाविस्फोट हुआ हम कह सकते हैं। और फिर धूल कण में बदले हमारे जो ऊर्जा है, ऊर्जा धूल कण में बदली, फिर धूल कण आपस में मिल मिल के बन गए ग्रह। सबसे पहला अगर तत्व भी देखा जाए तो तत्व हम देखते हैं ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है, वो बनता है। और क्वार्क वगैरह हम देखते हैं, सब कहानी देखा जाता है। तो यही था बिग बैंग सिद्धांत, जिसको कि जॉर्जस लेमेत्रे और एडविन हॉयल ने दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट से हुई, इनके द्वारा ये कहना था। और ये महाविस्फोट विस्तार जो है वो आज भी जारी है। ये पॉइंट था, ऐसे फटा। अब देख सकते हो, जैसे में हमने उसमें भी देखा था अभी की ढेर सारे मिल्की वेज वगैरह हम देखते हैं। तो ये रहा, देख सकते हो आकाश गंगाएं इतनी सारी हैं। और अब तो मेरा दिमाग घूम चुका है ये सब पढ़ने के बाद, कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, और इतने बड़े संसार में मेरा अस्तित्व ही क्या है यार। खतरनाक।
इतने साल से हमारा पृथ्वी जल रहा है, खतरनाक। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं अपने ख्यालों में खो जाऊंगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है वो है तारों का निर्माण। तारों का निर्माण भी हम लोग देख सकते हैं ऐसा ही हुआ, वही विस्फोट हुआ, उसके बाद फिर गैस कण आपस में मिले, देख सकते हो यार, विस्फोट हुआ, ऊर्जा मिला, द्रव्य मिला, फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण कार्य, वो जो द्रव है आपस में जुड़कर तारों का निर्माण हो गया, ऐसा कहा जाता है जो परिकल्पनाएं हैं और जो सिद्धांत हैं उनके द्वारा। आकाशगंगा का क्या महत्व है भैया? आकाशगंगा जो है वो गैस धूल, हमने आकाशगंगा देखा ना, जिसमें कि हमने सूरज को देखा और फिर वो उसको अगर सूरज को थोड़ा सा और जूम आउट किया जाए तो फिर वो आगमन करते 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 मिल्की वे गैलेक्सी हम लोग का मिलेगा आकाशगंगा। तो धूल कण आदि एक विशाल संग्रह है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधा है। गैस के बड़े बादल मिलकर तारे बने और इन्हीं तारों व गैस से कणों से मिलकर बना आकाशगंगा, ये इसको निहारिका भी कहते हैं। तो यही थी कहानी तारों के निर्माण की और हमारे आकाशगंगा की परिभाषा की। तो आगे बढ़ते हैं। खतरनाक खतरनाक है भैया, ये पृथ्वी कैसे बनी? मतलब वो विस्फोट हुआ भी तो वो विस्फोट जिस जगह पर हुआ वहां के आसपास में क्या होगा, सोचो, दिमाग ही घूम गया। मतलब सौर मंडल का निर्माण हुआ, हम लोग अभी 13 बिलियन वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं ना, 13 अरब वर्ष, 13 अरब वर्ष पूर्व। तो और 13 अरब वर्ष पूर्व के पहले क्या होगा फिर? मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता क्या था क्या नहीं था। अब भगवान वाली जो फिलॉसफी है उसको मानना पड़ जाता है कि कुछ अदृश्य शक्ति है जिसने कुछ बनाया। मतलब क्या कहा जाए भैया, साइंस को झुकना पड़ेगा क्या। सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल हमारा यही 8 ग्रहों का समूह। एक प्लेटो भी था, प्लूटो प्लूटो शायद था ना, प्लूटो जो था, प्लूटो जो है कि उसको हटा दिया गया, 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हो चुके हैं। 8 ग्रह में इधर 4 ग्रह होते हैं, इधर 4 ग्रह होते हैं। इधर जो 4 ग्रह हैं, अच्छा पहले परिभाषा देख लेते हैं, यह सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले सभी घंटों का समूह होता है सौर मंडल। 8 ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह शामिल होते हैं, क्षुद्र ग्रह के भाग भाड़ में क्षुद्र ग्रह मान लो यहाँ पर होते हैं। और अगर ग्रह की बात की जाए तो इधर 4 इधर 4, इधर 4 वाले को आंतरिक कहते हैं, इधर 4 को बाह्य कहते हैं। इधर 4 जो होते हैं उनमें होता है बुध, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, उसके बाद आता है शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, और फिर आता है हमारे पास मंगल यानी कि मार्स। मंगल ग्रह जो है कि वो लाल ग्रह की तरह होता है। सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र होता है, और इधर ये बुध ग्रह जो है कि सबसे पास होता है, परंतु सबसे गर्म ग्रह ये होता है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वायुमंडल कुछ हद तक पाया जाता है ना। वायुमंडल होने के कारण यहाँ पर जो गर्मी होता है वो सोख लिया जाता है, और इस पर H2O की बारिश भी होती है यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और सबसे गर्म है ये, पृथ्वी का जुड़वा है क्योंकि ये पृथ्वी के आकार में हम देख सकते हैं सबसे लगभग बराबर ही है, इसलिए हम लोग इसको पृथ्वी का जुड़वा भाई कहते हैं, जुड़वा जो भी कहते हैं, बहन भाई जो करना है वो कहो। हमने ये भी देखने को मिलता है कि सुबह के टाइम कभी कभी शुक्र ग्रह दिखता भी है एकदम छोटू सा। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद होती है उल्कापिंड। ये उल्कापिंड जो है कि वो पृथ्वी से न टकरा जाए उसको बचाने का काम करता है हमारा बृहस्पति ग्रह, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कि हम लोग जुपिटर कहते हैं। उसके बाद आता है शनि ग्रह, फिर अरुण वरुण आते हैं, और लास्ट में आता है ये प्लूटो जो कि हट चुका है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ प्लूटो को। तो ये रहे 4 ग्रह हमारे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो बृहस्पति का जो है वो गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, और हम अगर बृहस्पति पर खड़ा होने जाए तो हम खड़ा नहीं हो सकते, अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि ये जो है कि गैसों से बना हुआ है। ठीक है, ये ग्रह गैसों से बना हुआ है। उसके बाद हम बात करें शनि की, ये भी गैसों से बना हुआ है, ये दोनों भी गैसों से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रकार का ठोस सतह नहीं है, ये सब गैसों से बने हुए हैं। ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, इनका घनत्व तो कम होता है और आकार में ये बड़े होते हैं। और इनकी बात करें तो ये सब तो हम लोग सॉलिड है, तो उसका घनत्व उच्च ही होगा। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली इनके अपेक्षाकृत आकार में छोटे होते हैं। जुपिटर की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है। शनि की बात की जाए तो इसके ऊपर जो वलय है, किनारे किनारे इसके वलय देखने को मिलते हैं। और अरुण वरुण काफी ठंडे ग्रह हम हैं। ठीक है, काफी ठंडे ग्रह हैं। और कुछ खास बात अब क्या ही बताई जाए, मार्स पर जीवन की जो है वो संभावना देखने को मिलती है, हमारे वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। इसके अलावा जुपिटर पर जब संभावना है या नहीं है, वीनस पर जाओगे जल के मर जाओगे,
तो अन्य किसी ग्रह पर तो संभावना तो है नहीं, है ना। अब बुध के पास जाओगे तब तो पक्का करिया हो जाओगे, ठीक है। करिया क्या मतलब जल के राख हो जाओगे बुध के पास जाओगे तो अब एक संभावना मिलती है मंगल के पास। मंगल जो है कि यहाँ पर कुछ कुछ संभावना हो सकती है कि यहाँ पर जीवन हो पाए। चल रहा है स्टडी वगैरह, मुझे क्या पता, देखा जाएगा जो होगा। इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक है चंद्रमा। चंद्रमा भैया हमारा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और हमारे पृथ्वी का 1/4 व्यास जितना उसका व्यास है। इसके बाद बात करें तो ये इसका 27 दिन में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। और कैसे बताऊं मैं इसको बताता हूं मैं ऐसे, ये लो भैया, ये पृथ्वी है और इसका चक्कर लगा रहा है ऐसे, है ना, ऐसे चक्कर लगा रहा है ये, और ये अपने दूरी पर ही घूम रहा है। तो इसको पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक आने में 27 दिन लगते हैं और इसको अपने अक्ष पर घूमने में भी 27 दिन लगते हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, मतलब समझे कुछ, मतलब कि अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। पृथ्वी पर खड़े होकर अगर हम यहाँ पर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा केवल एक ही सतह को हम लोग देख पाएंगे। मैंने कहने का मतलब यही है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा कहानी। पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी तो भैया महान है, भारत माता। इसकी बात की जाए तो ये नीला ग्रह कहा जाता है पानी की रिक्तता के कारण। इसका 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये है वीनस। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, ठीक है। और आंतरिक ग्रह कितने हैं, 4 है। बाह्य ग्रह कितने हैं, 4 है, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो इसका आकार जो है वो भूआभ है, जियोइड है, मतलब कि ये ऊपर से चपटे हैं, किनारे से जो है फैले हुए हैं, ठीक है, हमारा पृथ्वी मतलब। और हमारा जो पृथ्वी है वो गोल्डी लॉक्स जोन में आता है। इसका मतलब है कि न तो बहुत अधिक गर्म न ही बहुत अधिक ठंडा। अगर हम इधर की बात करें तो इधर तो कुछ ठंडा ठंडा है ना, पृथ्वी सूरज से दूर है, ये सब तो ठंडा है, और सूरज के पास है तो गर्म है। तो इस सूरज के न पास है न बहुत ज्यादा है, बीच में है, मिडिल क्लास मतलब फायदा। लो भैया, इसी कारण यहाँ पर जल तरलता जो है वो देखी जाती है। और उसके बाद अगर बात करें हमारे पृथ्वी के कुछ अच्छी घूमने उमने की, तो पृथ्वी जो है कि ऐसे से नहीं घूमता है, पृथ्वी थोड़ा ऐसे घूमता है ना। कुछ चीज़ चाहिए नहीं है कि बताऊं, तो पृथ्वी जो है कि वो ऐसे से नहीं घूमता है, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमता है, अपने अक्ष से 23 डिग्री इस तरह से झुका हुआ है, ठीक है, झुक के घूमता है इससे। तो अपने अक्ष से 23 डिग्री ये झुका हुआ है और पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, ठीक है भैया। ये रही हमारी भूमध्य रेखा। और अगर हम देखें कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाती है, पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है वो अक्ष से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 23 डिग्री का। और ये जो सतह है इससे 66 डिग्री का कोण बनाता है ना, जिस के अंतर्गत वो परिक्रमण करता है। अगर परिक्रमण वाले तल की बात की जाए जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करता है, तो उस तल के सापेक्ष में देखा जाए तो हमारा 66 डिग्री 66 सही 1/2 या फिर 66 डिग्री हाफ मिनट, है ना। 66 डिग्री हाफ मिनट बनाता है कोण और 23 डिग्री हाफ मिनट कोण बनाता है अक्ष के साथ। ये कहानी याद रखने वाली थी। बाकी हम लोग में बिग बैंग जो भी था हमारे पास, इसको देखने के बाद मेरा दिमाग जो है अब घूम चुका है। अब थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मेरा दिमाग खुलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।